जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को भूगोल जो पढ़ रहे थे उसके जो अपनी 3 यूनिट तो ख़त्म हो चुकी थी और चौथी यूनिट अपन ने स्टार्ट करी थी जो भारत की जलवायु, यानी कि अपन को जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन ने जलवायु से संबंधित कॉपेन का वर्गीकरण थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा पूरा हो गया था और अपन ने थोड़ा बहुत जलवायु को समझने की कोशिश की थी। आज के वीडियो में आपकी सारे क्वेश्चन जो माइंड में बनेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, हम जलवायु को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको माइंड फ्रेश होना चाहिए और धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपके पास में एक मैप जरूर होना चाहिए। हम पहले भी आपसे बोलते आए हैं कि यार आप लोग बस एक मैप ले लीजिएगा, बस उस पर आप लोग बस देखें समझें। वर्ल्ड का मैप आज का जो आपका टॉपिक होगा जलवायु का, जो यूनिट 4 है उसका दूसरा पार्ट होगा। आज अपन को थोड़ा सा क्या करना है कि वर्ल्ड को भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो आज का वीडियो जो आपका बनेगा उसमें हम जलवायु के बारे में एक एक कण के बारे में हम समझाएंगे आज आपको। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठें और अच्छी तरह से सुनते जाएंगे तो आपको इस धरती पर, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इस पूरे वर्ल्ड पर हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक जगह का जो मौसम है, मानसून है, वहाँ का रहन सहन है, हर एक चीज़ को हम अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कहाँ पर कैसा हो सकता है। ठीक है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अपन को मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों को पढ़ना है। यदि हमने मानसून की उत्पत्ति, मानसून तो हमने समझ लिया था कल पिछले वीडियो में, अब मानसून की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो मानसून की उत्पत्ति आपको 4 प्रकार से समझना। आज चारों प्रकार आपके खत्म हो जाएंगे, तो उसको आज आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, पेशेंस और धैर्य के साथ समझेंगे। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं, आप लोग अच्छी तरह ध्यान से सुने, बस मुझे सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हमने पढ़ा क्या है। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको जलवायु से क्वेश्चन यदि पेपर में आता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, किसी भी पेपर में आप चले जाइए। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन अपनी पढ़ाई पर आते हैं और उसको पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ने से पहले हमने जो बोला है आपके पास मैप होना चाहिए, ठीक है, डॉट कॉपी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप मेरे पीछे के वीडियो देखते आएंगे तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। जो नए व्यूअर हैं उनको पीछे के वीडियो सारे देखना चाहिए। आपको पूरे राज्य पढ़ना चाहिए। राज्य पढ़ने के बाद भूगोल जो हमने पढ़ाई है, जहाँ पर 4 यूनिट हो चुकी, चौथी यूनिट चल रही है, वहाँ पूरा पीछे का पढ़ के आइए। उसके बाद आप मेरे साथ चलिए और अपन पर डे क्या करते चल रहे हैं, आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप पीछे से पढ़ के आएँ और मेरे साथ साथ चलिए, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो हम पढ़ाई की बात करते हैं तो अपन को आज पढ़ना है मानसून की उत्पत्ति, यानी मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। यदि हम थोड़ा सा मानसून के बारे में बताएं, पिछले भी बता चुका था कि मानसून क्षण भर का हो सकता है, एक दिन का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, और अपना पूरा भारत का जो अर्थ है पूरा का पूरा मानसून पर डिपेंड है। तो भारत का जो अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था अपनी किस पर डिपेंडेंट है, तो मानसून पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आप यही अंदाज लगा लीजिए, इसी को अपन समझेंगे कि जो भारत है अपना, भारत की कृषि, देखो आप एक क्या काम करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे, ठीक है। भारत की कृषि तथा अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, डिपेंडेंट है, तो मानसून पर डिपेंड है, ठीक है। यानी किसी भी देश की यदि हम कृषि की बात करते हैं और उसकी क्या होता है, देखो ऐसा होता है, यदि मानसून सही समय पर आएगा तो वहाँ पर सही समय पर कृषि खेती हो जाएगी, और जब कृषि होगी वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है। जो कृषि प्रधान देश है, क्योंकि अपना जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है। आप एक एक शब्द को अच्छी तरह से सुनते चलना, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो कृषि है और
उसकी अर्थव्यवस्था, दोनों की दोनों काय पर डिपेंड है अपनी, तो मानसून पर डिपेंड है। अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो मानसून होता है उसकी उत्पत्ति, अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो उसके लिए विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आपको आज दो मतों को पढ़ना है। तो जो अपना मौसम की उत्पत्ति है उसकी कितने भागों से समझ सकते हैं आप, तो दो तरीक़ा से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, यदि हम मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं तो उत्पत्ति के सिद्धांत दो तरह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो आपका क्या हो जाएगा, तापीय संकल्पना, एक हो जाएगा आपका तापीय संकल्पना और दूसरा हो जाएगा आपका नवीन संकल्पना। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, नवीन संकल्पना। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बस धैर्य से सुनते चलेंगे, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। तापीय संकल्पना यानी मानसून की उत्पत्ति का जो तापीय संकल्पना और दूसरा नवीन संकल्पना, ठीक है। जो नवीन संकल्पना है ये अपनी फैरल के द्वारा दी गई है, तो अभी लिखेंगे अपन, पहले तो अपन तापीय संकल्पना को समझेंगे। तापीय संकल्पना कैसे होती है, तो देखो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको विश्व के ऊपर ले चलूँगा। यदि हम तापीय संकल्पना की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए अपनी पृथ्वी पर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं, एक तो स्थल और दूसरा जल। ये तो आपको पता है, ये सभी को पता है, सभी जानते हैं। बस आप लोग कुछ नहीं करते हैं, पढ़ने के समय पर जड़ से नहीं पढ़ते। यदि आप जड़ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे जिस दिन, उस दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग बस समझना, मेरी बात को समझना, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी पृथ्वी पर दो चीज़ें हैं, एक तो जल, एक स्थल, है क्या नहीं? हाँ है, ठीक है। क्योंकि अपना अगर 71% जल है तो 29% स्थल है, या 70% अपना जल है तो 30% अपना स्थल है। ठीक है, हमें समझ में आ गई कि यह तो बात समझ में। अब आपको दिमाग में बनेगा, सर जी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्या होता है, पहले तो आपको समझना चाहिए। देखो, तापीय संकल्पना का मतलब होता है, आपको इस पूरी धरती, इस ग्लोब को देखो अच्छी तरह से, इस पर पूरे पर या तो आपको पानी मिलेगा और दूसरा अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये स्थल टुकड़े यानी स्थल खंड मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। और आपको ये भी बताया गया है, इतना भी आप जानते हैं कि बीच में अपनी विषुवत रेखा है, उसके ऊपर अपनी कर्क रेखा होती है, उसके नीचे अपनी मकर रेखा होती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके माइंड में, आप यहाँ सीखेंगे, रटेगा कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ समझेंगे तापीय संकल्पना कैसे बताई गई है आपको। तो तापीय संकल्पना के लिए आपको दो चीज़ें याद रखना है। विषुवत रेखा के ऊपर वाली चीज़ कहलाती है अपनी उत्तरी गोलार्ध, कहलाता है कि नहीं कहलाता है। और यदि विषुवत रेखा के हम नीचे की बात करते हैं तो वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा आपको इतना सेंस लगाना सीखना चाहिए कि जब सूरज जो होता है यदि उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, कहाँ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, तो स्वाभाविक है कि दक्षिणी गोलार्ध अपना ठंडा होगा। क्या होगा, वहाँ पर ठंड पड़ेगी, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, ताप बढ़ेगा। समझते चल रहा, बस यदि आपने समझा नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस मेरी बात को समझना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता है कि विषुवत रेखा अपनी कहाँ है, बीचों बीच से। यदि हम सूरज को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगी, ठंड पड़ेगी, यानी ठंडी जलवायु, ठंडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, ये पार्ट अपना ठंडा होगा, ठीक है, हमें समझ में आ गया। और यदि सूरज दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडी पड़ेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ, जहाँ पर सूरज जाएगा वहाँ का ताप बढ़ेगा, और जहाँ से आएगा वहाँ का ताप कमेगा। तो इसी को तो बोलते हैं तापीय संकल्पना। अच्छा, अब जलवायु से क्या संबंध है इसका, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, आपको सबको पता है, नहीं है पता तो मैं बताता हूँ। जो विषुवत रेखा है आपकी, ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है
हमेशा यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। कंडीशन क्या होती है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। निम्न वायुदाब क्षेत्र और उच्च वायुदाब क्षेत्र होता कहाँ है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन बनेगा। तो हम उसके लिए 100 की सीधी सी एक ही बात बताएंगे, एक ही जड़ है, बस उतना याद रख लेना आप लोग कि जहाँ पर सूरज की किरणें तेज रूप से पड़ती हैं, यानी जहाँ पर गर्मी पड़ती है, वहाँ पर हमेशा निम्न दाब बनेगा। क्या होगा? निम्न दाब बनेगा। और जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं जाती हैं तो वहाँ पर उच्च दाब होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब आप इतना अंदाज लगा लीजिए, जब सूरज नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर बनेगा नीचे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में निम्न दाब। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऊपर कौन सा बनेगा? उच्च वायुदाब। बनेगा? हाँ बनेगा। और जब सूरज विषुवत रेखा से ऊपर जाएगा तो आपका कौन सा बन जाएगा? निम्न वायुदाब। तो नीचे कौन बन जाएगा दक्षिण गोलार्ध में? उच्च वायुदाब। और आपको पता होना चाहिए कि जो हवाएं होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। पूरा फंडा यही है। यदि आपने आज समझ लिया तो सब कुछ समझ गए। मेरी बात समझ में आ रही? यदि आप मेरी बात को समझ गए तो आज आप जलवायु से किसी भी प्रकार से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा आज के वीडियो में आपके लिए, ठीक है। तो अब आप ही बताइए, मान लीजिए सूरज अपना ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला क्षेत्र कैसा होगा? निम्न वायुदाब वाला। और नीचे वाला क्षेत्र कौन सा होगा? उच्च वायुदाब वाला। जब उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र बनेंगे तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती हैं। और जब वो आएंगी तो पानी के द्वारा जो अब है तो दो ही चीजें, या तो स्थल मान लो और जल मान लो। तो जब वो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती हैं तो वो पानी के साथ चली आती हैं, हवाओं के साथ, समुद्र के ऊपर लहरों के साथ। तो उसी के साथ जलवायु मौसम बनता है। बात समझ में आ रही? तो अभी आप इतना दिमाग लगाइए, अभी अपन जो आज प्रेजेंट स्थिति आज आपकी जो है फरवरी में, अभी सूरज कहाँ पर है? तो दक्षिणायन है। दक्षिणायन से मतलब वापस होने वाला है, क्योंकि अपन है अभी ठंडी है ना, तो अभी थोड़ा थोड़ा कहाँ पर आने लगा है सूरज, उत्तर की ओर आना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगी, अपने यहाँ गर्मी पड़ेगी ना, तो गर्मी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा? सूरज अपनी ओर आने लगा ना, ऊपर आने लगा कि नहीं आने लगा? तो सूरज जो है जब अपने यहाँ ठंडी का मौसम होता है, यानी आज के समय में यदि ठंडी का मौसम है तो सूरज कहाँ पर होना चाहिए? दक्षिणायन। बात समझ में आई ना? तो और यदि सूरज कहाँ पर है? अपना ऊपर गर्मी के क्षेत्र में है, कहाँ है? तो कहाँ पर होगा सूरज? अपना उत्तरायण। ये दो चीजें समझ लेना बस, ठीक है। तो यही पूरी की पूरी संकल्पना हमने आपको ग्लोब के द्वारा बता दी है, जो कि अपनी है तापीय संकल्पना। तो इसमें हम थोड़ा सा लिखते भी चलेंगे क्योंकि आपको याद होता जाएगा, ठीक है। तो तापीय संकल्पना में हमने क्या देखा है? तो यहाँ पर तापीय संकल्पना है, तो इसमें हमने क्या देखा है कि इसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति जल तथा स्थल के असंगठन के कारण जब सूर्य कैसा होना चाहिए? उत्तरायण या कैसा हो? दक्षिणायन, ठीक है। तब आपको कौन सी संकल्पना सिद्ध हो जाती है? तो आपकी तापीय संकल्पना सिद्ध हो जाती है। तो बोलो समझ में आया? तो हाँ सर, हमारी समझ में सारी बात आ चुकी है। आज आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी संकल्पना अपनी कौन सी है? नवीन संकल्पना, ठीक है। अच्छा, नवीन संकल्पना, यदि हम नवीन संकल्पना की बात करते हैं तो नवीन संकल्पना सबसे पहले तो आपको ये याद करना है, एक किसने दी है अपन को? तो फिलोन नामक एक विद्वान ने, फिलोन नामक एक विद्वान ने दी है। तो नवीन संकल्पना किसने दी है? फिलोन ने। कंडीशन वही है,
जो तापीय संकल्पना है, क्योंकि उसी पर डिपेंडेंट है कौन सी, अपनी नवीन संकल्पना। क्योंकि क्या होता है आपको बताएं हम, कभी भी वो इतना आप सोचना समझना सीख लीजिएगा, यदि किसी चीज़ की खोज हो जाती है तो उसको दूसरी बार अगर उस पर कोई काम किया जाता है तो उसको खोज नहीं मानते हैं, बस उसको नवीन और पुरानी, अच्छा उसी पे तो चर्चा हुई है, समझ में आ रही। तो फिलोन ने क्या किया, इसी पर इस तापीय संकल्पना को थोड़ा सा और अलग तरीके से बता दिया। कैसे बता दिया, उन्होंने बोला कि जो पृथ्वी का जो क्षेत्र है, यानी जो पृथ्वी के कटिबंध हैं, यानी पृथ्वी के जो उच्च दाब निम्न दाब वाले क्षेत्र थे, ठीक है, तो वो सूरज के साथ खिसकते जाते हैं। उनका कहना क्या है, वो सूर्य के साथ क्या होते जाते हैं, खिसकते जाते हैं। उनका कहना ये है, यानी सूरज यदि उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो उस जो अपना कटिबंध है अपना उच्च दाब और निम्न दाब वाले, वो भी ऑटोमेटिकली क्या होते जाएंगे, ऊपर नीचे खिसकेंगे। स्वाभाविक है, जहाँ पर ऊपर सूरज जाएगा तो ऊपर अपना निम्न दाब बनेगा, तो उच्च दाब वाला थोड़ा सा और नीचे। अब इनका कहना ये होगा, जैसे सूरज ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, उच्च दाब और निम्न दाब की पेटियां क्या होती जाएंगी, ऊपर नीचे खिसकती जाएगी। यही तो हो गई अपनी कौन सी, नवीन संकल्पना। बस इतना तो याद रखना है। तो नवीन संकल्पना आपको समझ में आई कि नहीं आई। नवीन संकल्पना में उन्होंने आपको क्या बताया है, जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं, वो उच्च दाब और निम्न दाब के अनुसार जो सूरज का ऊपर जाना और नीचे आना होता है, जैसे सूरज ऊपर जाएगा तो वायुदाब की पेटियां भी ऊपर खिसकती जाएंगी और नीचे जाएगा तो नीचे भी खिसकती जाएंगी। तो उन्होंने यही तो बताया है आपको। थोड़ा सा यदि हम चित्र के माध्यम से बता दें आपको, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आप समझते चलेंगे। क्या होता है आपको, ये अपनी क्या हो जाती है, पृथ्वी हो जाती है। ये अपनी क्या हो जाती है, अपनी, इसको अपन पृथ्वी लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि हम पृथ्वी की बात करते हैं तो कैसी है, अपनी गोल हो जाती है, ठीक है। जियोड टाइप की जियोड है, बट कैसी है, अपनी गोल है, ठीक है। हमारी भी जियोड जैसी बन गई, ठीक है। अब आपको समझो, यहाँ पर अपनी कौन सी है अपनी, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा है। इसके ऊपर चलते हैं आप लोग, तो यहाँ पर कौन सी है अपनी, 23.5 कर्क रेखा है। अच्छा, और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 23.5 मकर रेखा है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है, जब सूरज उत्तरायण होगा, मान लीजिए विषुवत रेखा है, सूरज कहाँ गया, यहाँ गया, ऊपर की ओर चलना स्टार्ट होता है। जब जाता है तो और ये तो हमने तुम्हें आपको बता दिया सबको, कि जब सूरज ऊपर रहता है उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरायण होगा। और जब उत्तरायण और दक्षिणायन का हम क्लियर कैसे करते हैं, तो ठंड से और गर्मी से कर लेते हैं, कि जब ठंडियाँ पड़ती हैं तो इसका मतलब होगा सूरज दक्षिणायन चला गया है, और जब गर्मी आ जाती है, सूरज की किरणें अपने ऊपर सीधी पड़ने लगती हैं, तो समझ लेते हैं अपना सूरज कहाँ है, उत्तरायण है। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, माइंड में डाल के चलें, 100 का CV एक ही आंसर में होता है, तो ठीक है। उनका कहना क्या है कि जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा, क्या करेगा, उससे ऊपर जाएगा, वैसे वैसे ये पेटियां क्या होती जाएंगी, खिसकती जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, खिसकती जाती हैं। स्वाभाविक है, खिसकेंगे ही, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। तो नवीन संकल्पना आपको समझ में आ चुकी होगी कि सूरज के अनुसार, यानी जो सूरज है अपना ऊपर नीचे जाने के अनुसार ही जो वायुदाब पेटियां हैं वो खिसकती हैं। अब यहीं पर हमने अगर बनाया है इस चित्र को, तो थोड़ा आपको इसमें हम पूरे वर्ल्ड के बारे में बता देते हैं कि कहाँ पर उच्च दाब बनेगा और कहाँ पर आपका निम्न दाब बनता है। कुछ ऐसी स्थान बिल्कुल निश्चित रूप से बना दिए गए हैं जहां पर उच्च दाब और निम्न दाब बनता ही है। जैसे कि यदि आपसे बोला जाए कि विषुवत रेखा पर कौन सा दाब बनता है, तो विषुवत रेखा पर आपको बताएं हम, ये आपका जो पेटी बनेगी, ये आपकी हमेशा एक बात याद रखना, निम्न दाब में रहती है। किस में रहती है, निम्न दाब में रहती है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्यों, अब निम्न दाब का कारण हमने पहले समझा दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पर कैसे होगी अपनी, तो निम्न दाब होगा। अच्छा, दूसरा इसके विपरीत में, एक तो हमने बीच वाला देख लिया, एक अपन कहाँ देख लो, ध्रुवन पर देख लो। कहाँ देख लो अपन, तो ध्रुवन पर देख लो। यदि हम ध्रुवों की बात करते हैं तो अब आप लोग खुद बता दोगे, ध्रुवों पे हमारे पे क्या है, दोनों छोरों पर बर्फ जमी है, और दोनों छोरों पर बर्फ है, इसका मतलब वहाँ पर ठंडक है, और ठंडक है तो वहाँ पर कौन सा दाब होगा, तो उच्च वायुदाब होगा। कौन सा होगा, उच्च वायुदाब होगा, ठीक है। तो ये ध्रुवों पर क्या होगा आपका, उच्च वायु दाब होगा, और इस पर भी क्या होगा, उच्च वायु दाब होगा। क्या होगा, उच्च वायु दाब होगा। बिल्कुल क्लियर होगी ना बात। चलो, इसके बाद अपन यहाँ पर चलते हैं, एक लाइन और खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 66.5 होती ना, ये 66.5, ये अपनी 23.5, ये आपने लिख ली, और ये भी अपनी कितनी है, 66.5। यदि हम इसकी बात करते हैं तो इस यहाँ पर कौन क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, बताइए अब आप।
थोड़ी सी ठंडक कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका निम्न वायुदाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निम्न वायुदाब बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? निम्न वायुदाब बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? तो निम्न वायुदाब बन जाता है। ठीक है, कौन सा बन जाता है? निम्न वायुदाब बन जाता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो आपको पूरा पता ही है, ये अपना कौन सा है? निम्न वायुदाब बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? यहाँ पर तो यहाँ पर बन जाएगा आपका उच्च वायुदाब। कौन सा बन जाएगा? उच्च वायुदाब। ये वाला अपना कौन सा बन जाएगा? उच्च वायुदाब। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, ये बात आप इतना समझ के चलेंगे आप लोग कि यदि बात करते हैं अपन पूरे धरती की, अब इसमें अपन कहाँ पर हैं? तो अपना क्षेत्र बन जाता है यहाँ, ये है अपना भारत, प्यारा भारत, यहाँ पर अपना भारत है। तो अब अपन को जब हम पूरी चीज़ को समझेंगे तभी तो हमें भारत का समझ में आएगा, जलवायु के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद चलते थोड़ा सा आगे, यदि कुछ होता है तो अभी हम आगे बताते चलेंगे। ठीक है, यदि हम आगे चलते हैं तो अपन ने क्या कर लिया, जो नवीन संकल्पना है उसको हम समझ चुके हैं कि नवीन संकल्पना के अनुसार क्या होता है। नवीन संकल्पना में तो जो मानसूनी हवाएं हैं, कौन होता है अपना? मानसूनी हवाओं, जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनके द्वारा क्या होता है आपका? मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब, किसके द्वारा? वायुदाब पेटियों के खिसकने से होती है। क्या होता है? खिसकने से होती है। ठीक है, किसके खिसकने से होती है? तो वायुदाब के खिसकने से होती है। ठीक है, अच्छा, अब चलेंगे अपन आगे। अब अपन चलेंगे कहाँ पर? आगे। अब आगे आएंगे अपन। अब अपन को पता होना चाहिए, देखो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तापीय संकल्पना समझ में आ गई होगी और नवीन संकल्पना समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो अपना तापीय संकल्पना है, इसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति अपन को 4 प्रकार से बताई गई। क्या प्रकार से बताई गई? 4 प्रकार से। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अब अच्छी तरह से आप सुनते जाएंगे और लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो मानसून की उत्पत्ति के संबंधित 4 सिद्धांत। अच्छा, जो मानसून उत्पत्ति के 4 सिद्धांत। ठीक है, अच्छा, यदि हम मानसून उत्पत्ति के 4 सिद्धांतों की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर अब हमारे साथ समझना है कि मानसून के जो 4 सिद्धांत हैं वे कौन कौन सिद्धांत हैं। तो नंबर 1 अपनो कौन सा है? तापीय सिद्धांत। कौन सा है अपनो? नंबर 1 है अपनो तापीय सिद्धांत। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 अपनो कौन सा है? तो विषुवत रेखा पछुआ पवन सिद्धांत। ठीक है, अच्छा, तीसरी आपकी क्या हो जाएगी? जो अपना तीसरा है, तो तीसरा हो जाएगा आपका जेट स्ट्रीम सिद्धांत। क्या हो जाएगा? जेट स्ट्रीम सिद्धांत। और चौथा हो जाएगा आपका अल नीनो सिद्धांत। ठीक है, अच्छा, अब यदि आपने इन 4 सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ लिया आज, तो आप ये समझ लीजिए आप भारत की हर एक जगह की जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बता सकते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में। क्योंकि देखो क्या होता है, जो विषुवत रेखा होती है उस पर रहने वाले लोग जो होंगे वो कैसे होंगे? तो ब्लैक होंगे, काले होंगे। क्योंकि देखो नेचर ही है जो अपन को हर चीज़ करवा सकती है। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं विषुवत रेखा से, वैसे वैसे अपना जो मनुष्य है उसका रंग भी कैसा होता जाता है? ऊपर जैसे ऊपर जाएंगे तो सांवला से ऊपर गोरा होता जाएगा और गोरा होता जाएगा, ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे अपन, तो गोरे लोग मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इतना ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अब ये सब कुछ किसके कारण होता है? तो जलवायु के कारण होता है, ना कि
किसी क्रीम पाउडर के द्वारा नहीं होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सूरज का प्रकाश होता है रियल मायने में उसी के द्वारा ही लोग क्या होते हैं, सांवले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तेज धूप पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती हैं जो मनुष्य की त्वचा को क्या करती हैं, तो ब्लैक कर देती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको पता होना चाहिए कि जब हम विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो लोग बाग हमें कैसे मिलते जाएंगे, तो गोरे मिलते जाएंगे, यानी नेच विषुवत रेखा काले पे उससे ऊपर गोरे और गोरे और गोरे और गोरे। अपन भी भारत भाई कहते हैं मंजोला, कैसे हैं, मंजोला है क्योंकि कायक रेखा बीचों बीच से गुजरे थे, तो अपन कछु करिया है, नेच दक्षिण भारत में चले जासो बिल्कुल नांग जैसे हैं, और ऊपर चले जासो गोरे ना है जम्मू कश्मीर साइड, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, हर एक चीज़ बात समझ के चल रहे हो, तो ये सब चीज़ें अपन कुकर की के अनुसार चल रही है, तो सब जलवायु के अनुसार चल रही हैं, तो ये आपको समझना है। तो ये चारों सिद्धांत आज आपको समझना है कि तापीय सिद्धांत क्या है, और तापीय सिद्धांत की आदि परिभाषा तो हमने तापीय संकल्पना में बता ही चुकी है, लेकिन अपन लिखते भी चलेंगे और समझते चलेंगे। उसके बाद विषुवत रेखा पछुआ पवन सिद्धांत है, तो उसको हम इसके द्वारा भी समझाते हैं थोड़े टाइम में। उसके बाद जेट स्ट्रीम सिद्धांत है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है, और अल नीनो सिद्धांत है। यहाँ पर अल नीनो ला नीना जो सिद्धांत है, कल अपन ने केवल इनकी परिभाषा समझी थी, आज अपन को विस्तार रूप से करेंगे, ठीक है। तो हम पहली हेडिंग डाल लेते हैं, मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। क्या कर लेते हैं हम, मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत, ठीक है। ठीक है, क्या कर लिया अपन ने, जो मानसून है उसकी उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत हमने कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब तापीय सिद्धांत को इसी की तरह इसी से समझेंगे आप लोग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मानसूनी उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत का मतलब क्या है। इसमें मानसून की उत्पत्ति में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक अंश है, तो वो अपना कौन सा हो जाता है, ताप, ठीक है। क्योंकि जो मानसून की उत्पत्ति होती है जो तापीय सिद्धांत के अनुसार होता है। इनका कहना है, जो मानसूनी उत्पत्ति की तापीय सिद्धांत है उनका कहना है कि, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक दो चीज़ें समझा देने दो, उसके बाद अपन देखते हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ 0 से 5 से लेकर 35 तक, कहाँ पर 35 डिग्री तक, और नीचे भी 5 से लेकर 35 डिग्री तक, कहाँ तक 35 तक, क्योंकि ये तो अपनी कायक रेखा है तो 35 थोड़ा ऊपर चली जाएगी, तो ये भी अपनी 35 ऊपर चली जाएगी। कहाँ पर 5 से लेकर 35 तक। यहाँ पर चलने वाली जो पवनें हैं उनको व्यापारिक पवनें बोला जाता है। आप यहाँ पर आप थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, व्यापारिक पवनें बोला जाता है। कौन सी, व्यापारिक पवनें बोला जाता है। अब आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर जो अपनी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा 0 है। अब 0 से लेकर 5, क्योंकि यहाँ पर आप अगर मैप पे देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, कहाँ तक 90 तक होता है, क्योंकि ये कहाँ पर ये इतना कितना होता है अपना, तो 90 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पर कितना मान होता है, तो 90 होता है। तो ये 5 के भागों के द्वारा बटे हुए होते हैं। 0 से नीचे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, 0 से ऊपर 5 के तौर पर कैसे हैं अपने दक्षिणी गोलार्ध में। हर एक भी बात समझना आप लोग, ठीक है। तो आपको हम क्या बोल रहे हैं, 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री या 30 डिग्री के बीच में चलने वाली जो हवाएं होती हैं उनको अपन व्यापारिक पवनें बोलते हैं। कौन सी पवनें बोलते हैं, व्यापारिक पवनें बोलते हैं। तो अब ये व्यापारिक जो पवनें होती हैं, ऐसा नहीं है 5 से 35 उत्तरी गोलार्ध में भी चलती हैं और 5 से 35 दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती हैं। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। उनका कहना है इस तापीय संकल्पना में कि यदि सूरज यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, अब यहाँ समझना आप, यह इनका कहना है कि जब सूरज विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगा और कर्क रेखा पर पहुंचेगा, जब कर्क रेखा पर पहुंचेगा तो सूरज की किरणें कैसी हो जाएंगी, लंबवत होंगी। कैसी हो जाएंगी, लंबवत पड़ेंगी। और लंबवत पड़ेंगी तो वहां पर कौन सा क्षेत्र बन जाएगा, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, ठीक है। जब यहाँ पर निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बनेगा तो जो भी हवाएं हती व्यापारिक पवनें कहाँ गई, जो भी दिमाग लगाओ, जैसे उच्च दाब और निम्न दाब, क्योंकि हवाएं जो होती हैं उच्च से निम्न की ओर चलती हैं। और जैसे ही सूरज ऊपर गो, कहते गो ऊपर गो कर्क रेखा पे और लंबवत पड़ी सोते का भाई गैमी, और जब गैमी भाई तो होते कि भी हवाएं जो हती हुई उत्तर जो व्यापारिक पवनें हती वे कितने गई। तो उनका कहना यही है कि जब सूरज कहाँ पर जाता है, विषुवत रेखा से चाहे कर्क रेखा पर जाए चाहे विषुवत रेखा से मकर रेखा पर जाता है, तो यहाँ की जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो
जैसे सूरज आज यहाँ पर जा रहा है तो वो व्यापारिक पवनें कहाँ पर जाएंगी, ऐसे चली जाए, ठीक है। यानी जो विषुवत रेखा को पार करके ऊपर चली जाए, ऊपर जाए तो विषुवत रेखा को पार करके नीचे भागे, क्योंकि उन्हें तो जब भागने हैं होते से, समझ में आ रही, क्योंकि निम्नता बने कितने जितने हवाएं ना होंगे। तो जो व्यापारिक पवनें हैं वे क्या होती हैं, ऊपर जैसे अपने गए थे, इतने गए कितने गए, ऊपर गए कर्क रेखा पे, सूरज गए अपने कर्क रेखा पे, तो व्यापारिक पवनें कहाँ होते कि खत्म हो, इतना लिखा भी चले, क्या व्यापारिक पवन को याद ना रहे, ठीक है। तो तापीय सिद्धांत में अपन ने पहले पॉइंट का लिख लो कि पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, ताप। ये क्या बोले तापीय सिद्धांत में, तो पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है, किसके द्वारा, तापीय सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या करना है आपको यहाँ पर, अच्छा, जब सूरज की किरणें, दूसरी बात क्या याद करेंगे, जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर, किस पर, कर्क रेखा पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं, तो जो व्यापारिक पवनें हैं वे वहाँ से क्या, तो व्यापारिक पवनें क्या हो जाती हैं, व्यापारिक पवनें नष्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाती हैं, नष्ट होते जाती हैं। और ये जब नष्ट हो जाती हैं तो तुम सबको पता है, सब जने जाना था कि ई के नीचे अपनों ते कहा है हिंद महासागर है कि नहीं ना, कहा है अपनो हिंद महासागर है। तो जी व्यापारिक पवनें भगती हैं कितने, नीचे की ओर, ठीक है, क्या करती हैं, नीचे की ओर भगती हैं। तो जी जब नीचे की ओर भगती हैं तो जी व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, जी व्यापारिक पवनें अपने भारतीय मानसून की दो शाखाओं में बट जाती हैं, क्या बढ़ जाती हैं, दो शाखाओं में। अब तनक सोते और समझने, क्योंकि ये तो पछुआ पवन भी आपको याद करने को, तो फिर एक बात को और ध्यान रखियो, जब पछुआ पवन को निर्माण कैसे होता है, तो पछुआ पवन को निर्माण जब उत्तरी गोलार्ध से हवाएं जाती ना ऐसे और दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं जाती, ठीक है, हवाएं आती और जितने दो ही मिल जाती, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें जहाँ मिलती हैं वहीं पर पछुआ पवनों का निर्माण होता है। अब आप दिमाग लगाओ, ऊपर सूरज गौ हऊ गौ, ऊपर से नीचे व्यापारिक पवनें भागी हऊ भागी, नीचे आई नीचे गई, सो ईतापन से चलने वाली जो हवाएं हुई हैं व्यापारिक पवनें, उनसे मिलकर काय को निर्माण होगा, पछुआ पवन को निर्माण होगा। और ये पवनें ऐसी जाती, ध्यान रखियो, उत्तरी गोलार्ध में ऐसी जाती और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी जाती। तो दो क्वेश्चन ये बन जाता ही कि उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं, तो पछुआ पवनें कितने चलती बेटा, उत्तर पूरब में, कितने चलती, उत्तर पूरब में, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये पवन है, ये कैसी चलती हैं पछुआ पवनें, तो ये कौन से हैं, दक्षिण पूरब में। एक तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था आपसे पेपर में, अब समझ में आई, समझ गो पहले कहा है कि हर एक टॉपिक के लाने का है कि हर एक चीज को आपको समझना पड़े बेटा, तो समझ गो हमारी बात को, ठीक है। कि जो अपन का बोल रहे थे, जब लंबवत पड़ेंगी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें, तो ये क्या हुई हैं, किरणें कैसी भागे, विषुवत रेखा की ओर भागे। और विषुवत रेखा से आप सबको पता है कि 5 से 35 के बीच में ऊपर नीचे का चल रही व्यापारिक पवनें चल रही। तो जब जी नीचे से भागें और जी नीचे से भागें तो इनको होता काय को निर्माण, पछुआ पवन को निर्माण होता। और जब पछुआ पवन को निर्माण होते ही तो जी कितना भागती, ऐसी भागती, कैसी भागती, ऐसी भागती। अब जब ऐसी भागें तो आपको थोड़ा सा और समझने आए, आपको पता है कि जो अपना भारत है और जो अपनों का है अपनो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो अपनो हिंद महासागर है, कौन सा है, हिंद महासागर है। अब जी हवाएं जो इतने से जब इतने सूरज पड़ो तो इतने से कितना गई, नीचे गई। अब जब भी नीचे गई तो नीचे जो अपनी विषुवत रेखा है, इतना से आविवाही कौन सी व्यापारिक पवनें और इतना से आविवाही व्यापारिक पवनें, जब जी एक दूसरे में मिले तो काय को निर्माण हो जाए, पछुआ पवन को हो जाए, की होता है, पछुआ पवन को काम होता है। अब जो पछुआ पवनें जो होती हैं वे का एक दूसरे जब जी व्यापारिक पवनें मिले तो पछुआ पवनें का कहती अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो जी कैसी, ऐसी चलती, कैसी चलती, ऊपर ऐसी चलती। अब बात समझ में आ रही, कैसी चलती जी, ऐसी चलती। यानी कि जो होता है अपनो दक्षिण पश्चिम से, कहते से दक्षिण
पश्चिम से कैसे चलें, उत्तर पूर्व। कैसे चलती, उत्तर पूर्व। तो जी हवाएं इतना को चली जाती और जी क्या करती, अब आपको जो तो पता ही है, जब ऐसी चले तो इतने अपनों का है सहाद्री है ना, और जहाँ ऊंची है, और इतना है घेराव। अब घेराव है, इतने है ऊंचो, तो जी पवने का कहती दक्षिण पश्चिम इतने पानी को बरसा लेती। कितने बरसा लेती, इतने बरसा लेती। और इतने से सीधी की सीधी जाती, और इतने आपको पता है कहा है गारो खासी जयंतियाँ है क्या नहीं आपने असम मेघालय में। सो इतने हुका को पानी बरसा लेती, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात के द्वारा होते ही कितने होते ही, तो अपने भारत में ही होते ही कितने होते ही गारो खासी जयंतियाँ पे असम मेघालय में होते कितने होते बेटा, तो मेघालय। बात समझ में आ रही। तो जब पूरी कहानी क्या किया इन पवन ने किया है, क्या किया है दक्षिण पश्चिम मानसून की। और दक्षिण पश्चिम मानसून अब आपको समझ में आ गया कि जैसे ही सूरज का एक रेखा पे गौ उतने निम्न दाब बनो, उतने से व्यापारिक पवने विषुवत रेखा की ओर आई, और नीचे से विषुवत रेखा से चलने वाली व्यापारिक पवने मिली, और जब मिली तो पछुआ पवन को निर्माण भाव, तो पछुआ पवन की जो पछुआ पवन गई जो समुद्र से पानी खोल लाओ, जल वाष्प खोल लाओ, और उतर से गई और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर गई, और जब उत्तर पूरब की गई तो अपने भारत में पानी बरसा दो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल सेंस उससे पढ़ो रिलैक्स से धैर्य से, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको बात समझ में आ गई जो पूरी की पूरी कि जो अपनो कौन सा है अपना जो कौन सा चल रहा था तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत समझ में आ गया, तापीय सिद्धांत यही तापीय सिद्धांत है। तो अपन ने कहा देखो अपन को आप जीव तो लिखने हैं तो कि जो कैक रेखा पर लंबवत होती हैं वे व्यापक पवनें नष्ट हो जाती हैं, यानी व्यापक पवनें कहाँ नीचे की ओर चली जाती हैं, और जो काय में बदल जाती हैं, जो दो भाग में बदल जाती हैं। जो दो भाग में कौन कौन से, तो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी वाली जल वायु धारा में बट जाती है। ठीक है, जो होगा अपना कौन सो, तो जो होगा अपना कौन सो तापीय सिद्धांत। जो अपना तापीय सिद्धांत आपको पूर्व को पूर्व समझ में आ गया हुई है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद चलने पर कौन सो मानसून की उत्पत्ति को दूसरा सिद्धांत का है मानसून की उत्पत्ति का कौन सा अपना विषुवत पछुआ पवन सिद्धांत। कौन सा है विषुवत पछुआ पवन सिद्धांत। यदि हम मानसून के विषुवत पछुआ पवन सिद्धांत को देखते हैं तो देखो तापीय सिद्धांत और मानसून की उत्पत्ति का विषुवत पछुआ पवन सिद्धांत सेम है। ठीक है, अब क्या होता है मानसून की उत्पत्ति का विषुवत पछुआ पवन सिद्धांत, तो अब वही की वही चीज है। अब वही की वही चीज है। देखो जब इतने निम्न दाब बनो तो हिंद महासागर में उच्च दाब बनो तो उच्च दाब बनो तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति भई थी। का भाई थी दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति भई थी, और इतने से जो का भाव तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में वर्षा कर दी थी। अब भी का बोल रहे दूसरे सिद्धांत में कि पछुआ पवन विषुवत सिद्धांत है, तो वही कारण है कि जब यहाँ निम्न दाब बनेगा और यहाँ से जो अपनी व्यापारिक पवनें हैं और यहाँ की व्यापारिक पवनें मिलेंगी, तो यही पवनें क्या करती दक्षिण पश्चिम मानसून की तरह हिंद महासागर से पानी भरती हैं और जी कहाँ चली जाती हैं अपनी, तो भारत में पानी वर्षा देती हैं। तो दूसरों भी अपनों का होगा अपनों, तो जो मानसून की उत्पत्ति का विषुवत पछुआ सिद्धांत है जो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, वही बात हमने पहले में बोली और वही बात कौन में है, तो ई में है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अच्छा पहले को तनक से जो याद कर लीजिएगा ना कन्फ्यूजन हो रही हो, तो जब अपनी स्थल पर कर्क रेखा पर निम्न वायुदाब बनता है तो हिंद महासागर पर उच्च वायुदाब बन जाता है, और हिंद महासागर से जो नीचे उच्च वायुदाब से हमारी चलती हैं वो कहाँ जाती है निम्न वायुदाब को भर भी खिलाने जाती हैं, तो वो काय में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में पानी बरसा देती
है। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, तो ई में अपन ने क्या कर लो, तो मानसून की उत्पत्ति को विषुवत पछुआ सिद्धांत है, तो ई को बस इतना याद रखियो। ई सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति कौन है? तो फिलोन नामक व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, जो सिद्धांत की दो। तो मानसून की उत्पत्ति को विषुवत पछुआ प्रवण सिद्धांत अपनो फिलोन नामक व्यक्ति ने दिया है। और फिलोन की उत्पत्ति देखो, बस एक बात ध्यान रखियो, इतना याद रखने कि जो फिलोन की मानसून उत्पत्ति का सिद्धांत भारत की जलवायु सिद्धांत का, मौसम का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। कौन सा है? सर्वाधिक मानक सिद्धांत है। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि जो अपनो मानसून की उत्पत्ति को पछुआ प्रवण सिद्धांत है, जो कि फिलोन ने और इनके द्वारा जो मानसून की उत्पत्ति को सिद्धांत है जो सर्वमान्य मानोगा। कौन सा मानोगा? तो जो मानसून की उत्पत्ति को विषुवत पछुआ प्रवण सिद्धांत है जो सर्वमान्य मानोगा है। और पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम, ध्यान रखियो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाए अपन कौन से? तीसरे वाले सिद्धांत पर। यदि हम तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो तीसरा सिद्धांत अपना कौन सा? तो बेटा मानसून की उत्पत्ति को जेट स्ट्रीम सिद्धांत, मानसून उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इसको आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि जो तापीय था और जो अपना पछुआ प्रवण सिद्धांत था ये लगभग सेम है। इनको तो आपने समझ लिया है। अब इसको आपको समझना है, मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम सिद्धांत का मतलब क्या है? पहले तो इसको समझो आप। जेट स्ट्रीम वायु धाराएं हैं, पवनें हैं। कौन सी हैं जी? अपनी जेट स्ट्रीम पवनें हैं, जो कि धरातल से कितने किलोमीटर के बीच में चलती हैं? 12 किलोमीटर, लगभग 9 से 18 के बीच में। तो पहला पॉइंट तो जो कर लो अपन कि जो भारत, अब पूरा समझ रहा है ना जेट स्ट्रीम को, इसलिए पूरा लिखते चलेंगे आप लोग। जो जेट स्ट्रीम धाराएं पवनें होती हैं, वे पवनें धरातल से 9 से 18 के बीच में चलती हैं। कितने के बीच में चलती हैं? 9 से 18 किलोमीटर के बीच में चलती हैं। और इनकी जो किलोमीटर प्रति घंटा है 150 से जो अपने 300 और ये लगभग 350 के समथिंग भी हो जाते। कितने हो जाते? तो 300 से 350 के समथिंग स्पीड से चलती हैं। अच्छा, अब इन्हें आपको थोड़ा समझने आया है। जेट स्ट्रीम जो पवन हैं जो अपनी पृथ्वी के धरातल से कितने किलोमीटर की स्पीड से? 150 से 300 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं। इसको समझना अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, ये सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? तो पहला पॉइंट ये भी लिख लो, एस्ट नामक व्यक्ति ने दिया था। किसने दिया था? एस्ट नामक व्यक्ति ने दिया था, ठीक है। यदि हम मानसून की उत्पत्ति का, यदि जेट स्ट्रीम धारा की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून की तरह यह भी दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, क्योंकि जो अपना 20 से 25, कौन सा? अब यहाँ समझना पड़ेगा आपको। यहाँ 5 था तो 10, 15, 20, यहाँ 20 से 25 के बीच में। अब 20 से 25 के बीच में बात समझ में आ रही कि नहीं? 5, 10, 15, 20 से 25, ऊपर नीचे दोनों जगह। 20 से 25 के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून की तरह चलने वाली हवाएं ये भी होती हैं। देखो क्या होता है, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो अपनी जेट स्ट्रीम धाराएं होती हैं ये 2 प्रकार से अपने भारत में मानसून की उत्पत्ति का काम करती हैं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जी मानसून जो है दक्षिण पश्चिम वाला मानसून, ये आपका जो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी उत्पत्ति के कारण ही बनती हैं। अब कैसे बनती हैं तो आपको अब समझना चाहिए। आपने दक्षिण पश्चिम मानसून समझ लिया था। जेट स्ट्रीम जो धाराएं होती हैं वो क्या करती हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ से समझना पड़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि आपको इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसको आप गौर से देखिए, आपको यहाँ भूमध्य सागर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? भूमध्य सागर दिख रहा होगा।
अब जो भूमध्य सागर हो गया जी अपना, ठीक है, जो काला सागर होगा और जो कैस्पियन सागर होगा, यानी अंध महासागर, देखो भूमध्य सागर, कैस्पियन, अंध महासागर, कैस्पियन सागर, यहाँ से जे धारा, जेट स्ट्रीम धारा है जी, यहाँ से पानी लेके चलती हैं, कहाँ से, यहाँ से पानी लेकर चलती हैं और कैस्पियन सागर से लेती हुई आगे इराक ईरान में पानी बरसाती हुई, कहाँ पर, आगे इराक ईरान में पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए पानी बरसाते हुए अपने भारत में प्रवेश करती हैं। जब ये अपने भारत में प्रवेश करती हैं तो ये दो भागों में बट जाती हैं, एक तो अपनी उष्ण और एक हो जाती है अपनी उपोष्ण। कौन सी, एक हो जाती उष्ण और एक हो जाता बेटा उपोष्ण। तो ये अपनी जो धारा है, तो थोड़ा सा आप लिख लेंगे यहाँ पर जेट स्ट्रीम धारा के अंतर्गत। यदि हम जेट स्ट्रीम धारा की बात करते हैं तो ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है, अंध महासागर और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। तो यहां से जल वाष्प लेते हुए क्या करती हैं ये, जल वाष्प लेते हुए कहां पर, जैसे अब यहां पर आप समझेंगे ये अपना भारत यहां पर है, तो अपना भूमध्य सागर देखना, ये अपना होगा एशिया, ये अपना होगा यूरोप, ये हो गया अपना का उत्तर अमेरिका, ये अपना दक्षिण अमेरिका, और विश्व पत्रिका का ये अपना अफ्रीका, और ये अपना ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर है अपना कौन सा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यहाँ पे है अपना अंध महासागर, यहाँ पर आगे है कैस्पियन सागर। क्या होगा कि यहाँ से जो पानी हवाएं चलती हैं, और जी हवाएं चलती कैसी हैं, तो जी हवाएं जो होती हैं जी यहाँ से चलेंगी 9 से 18 किलोमीटर के बीच में, और यहाँ से इन तीनों जगह से पानी लेते हुई क्या करती हैं, ईरान इराक यहाँ पर पानी बरसाती हुई, अफगानिस्तान ईरान इराक पाकिस्तान से होते ही तिब्बत के पास पहुंचकर तिब्बत से हमारी कहाँ भारत में प्रवेश करती हैं, और ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पानी बरसाती है, क्या शाखाओं में बढ़ गई, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। और जो दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो एक उपोष्ण और एक उष्ण। तो ये भूमध्य सागर, अंध महासागर, कैस्पियन सागर से जलवाष्प लेते हुए ईरान इराक पाकिस्तान अफगानिस्तान में बरसात करते हुए तिब्बत के पठार से, यानी तिब्बत से टकराती है, यानी तिब्बत हिमालय से टकराती हैं, और वहां पर जाकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। क्या भागों में बढ़ जाती है, तो तिब्बत में यह दो भागों में बट जाती है। अच्छा, जब दो भागों में बटेगी तो एक तो हो जाएगी उपोष्ण, कौन हो जाएगी, उपोष्ण जेट स्ट्रीम धारा, एक हो जाएगी आपकी दूसरी उष्ण जेट स्ट्रीम धारा, जेट स्ट्रीम धारा। बात पूरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो हाँ सर जी आ रही। देखो जेट स्ट्रीम धाराएं जो होती हैं, जो धरातल से 9 से 18 के बीच में चलती हैं, और ये क्या करती हैं, भूमध्य सागर, अंध महासागर, कैस्पियन सागर से पानी को लेके आगे बढ़ती हैं और जाके इराक ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान में बरसात हुए अपने तिब्बत तक आ जाती। कहाँ तक आ जाती, तिब्बत तक। तिब्बत में जैसे पठार में टकराती और इसे एक शाखा चली जाती अपने तिब्बत की ऊपर की ओर, और एक शाखा तिब्बत से कितना आ जाती अपनी भारत में हिंद महासागर की ओर आ जाती है। तो ऊपर वाली जो शाखा है वह कौन सी हो गई अपनी, तो वह हो गई अपनी कौन सी, उपोष्ण। कौन सी है, उपोष्ण। और जो नीचे वाली शाखा है वो कौन सी हो जाती है, उष्ण जेट स्ट्रीम धारा हो जाती है। अब जो उपोष्ण ऊपर जेट स्ट्रीम धारा है वह कितने से चली जाए, ये भार से टकरा के ऊपर की ओर चली जाए। कहाँ चली जाए, ऊपर की ओर। और जो नीचे वाली शाखा होगी वह टकरा के कितने आ जाए, हिंद महासागर के निम्न दाब को भर देते ही। क्या कर देते ही, निम्न दाब को भर देती है। अब जो पॉइंट आपको समझने हैं, जैसे ही या जेट स्ट्रीम धारा दो भागों में बटा था तो ऊपर वाली चली जाती अपनी कितने, ऊपर को तिब्बत से ऊपर को चली जाए चाइना था, मतलब ऊपर मंगोलिया चाइना था। उसके बाद दूसरी जो होती है, जो अपने भारत को जो हिंद महासागर है, ये में निम्न वायुदाब को क्षेत्र बन जाता है। और जब निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता ही है, निम्न वायुदाब क्षेत्र बनती है, तो जो कब बने जो निम्न वायुदाब क्षेत्र, यही टाइम पे
जो तो आए जो टेम। तो जो जेट स्ट्रीम धारा के जो पछुआ पवन इन्हीं तो विक्षुप पवन बोलत, इन्हीं के द्वारा आज वर्तमान में जो पानी बरसत है ना भाई, जो ठंडी को सब पानी बरसत है, तो अपने ऊपर का है ठंड ज़्यादा है। जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो आपको कहा हो जे नीचे जैसे तेज धूप हो जाए, क्योंकि अब आप इतना अंदाज लगा लो कि फरवरी के महीना में अब दिन में धूप भी थोड़ी थोड़ी तेज लगने लगी है। तो आप जो दिमाग लगाओ कि जब धूप इतने तेज लग रही तो अपन से जो दक्षिण भारत है वो कितने नीचे तक हो जाए, कितने किलोमीटर तक हो जाए, फिर वो के नीचे अपना हिंद महासागर है, तो उतने कौन सा क्षेत्र बनना होते हैं, निम्न वायुदाब को क्षेत्र बनना हो। तो जी हवाएं जो होती हैं, जी हवाएं ऊपर से चलती हुई तिब्बत से टकरा के जो उच्च से कितना जा रही हवाएं कितने जाए निम्न की ओर, तो जो हिंद महासागर में निम्न वायुदाब को क्षेत्र अब जो बनना हो ऊखों भरवे के लाने जी हवाएं का करें कितने चली जाए, नीचे चली जाए, एक शाखा की कितने चली जाए दक्षिण में हिंद महासागर की सतह पर चली जाए, और उस सतह पर काय का निर्माण कर दें, निम्न दाब को भर के उतने उच्च वायुदाब को पैदा कर दें, उच्च वायुदाब बना दें, जितने में इतने में सूरज कहाँ चलो आ जाए ऊपर आ जाए, तो नीचे का बन जाए अपनो उच्च वायुदाब बन जाए और ऊपर का हो जाए अपनो निम्न वायुदाब बन जाए। तो उतने अपनो जो जी दूसरी शाखा जात नीचे हिंद महासागर पे ऊपर अपन को दक्षिण पश्चिम मानसून बनाने में जी मदद करती है। समझ में आ गई कि नहीं आई? तो जो एक शाखा कितने चली गई थी अपनी उत्तर में ऊपर तिब्बत की ओर, दूसरी शाखा कितने आ गई थी अपनी नीचे दक्षिण के हिंद महासागर के निम्न दाब को भरवे की लाने, तो उन्हीं पवनों के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आ गई नहीं? तो तीसरा सिद्धांत कौन सा है अपनो, जेट स्ट्रीम मानसून धारा से जेट स्ट्रीम उत्पत्ति का मतलब मानसून उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत। सिद्धांत समझ में आ गया कि नहीं? तो हम एक बार रिवीजन कर दें यहीं को, यहीं आप सुन लेना अच्छे से, रिलैक्स धैर्य से। जेट स्ट्रीम धाराएं जो होती हैं धरातल से 9 से 18 किलोमीटर के बीच चलती हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जेट स्ट्रीम धारा जो होता है वो अपनी कहाँ से, भूमध्य से सागर से पानी लेकर, अंध महासागर से पानी लेकर, कैस्पियन सागर से पानी लेकर इराक ईरान में पानी बरसाते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए अपने तिब्बत से टकराती हैं, और तिब्बत की पठार से टकरा कर या दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा अपने ऊपर चली जाती है और दूसरी शाखा अपने नीचे हिंद महासागर के निम्न दाब को भर देती है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हो जाती है, और यह हमारे भारत में पानी बरसाने का काम करती है। बात समझ में आ गई ना? इतनी बात याद आपको रखने हैं, ठीक है। अब आ जा रहे अपन को चौथा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत अपनो कौन सा बनना, अपनो चौथा सिद्धांत कौन सा है? तो अपनो अल नीनो सिद्धांत। कौन सा है अपनो चौथा सिद्धांत? अपनो कौन सा है? तो अल नीनो सिद्धांत। अल नीनो सिद्धांत, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ अपन अल नीनो सिद्धांत। अल नीनो सिद्धांत को अपन ने कल थनक्सी भाषा में समझो, तो आज अपन थनक आप डिटेल से समझ लिए। अल नीनो सिद्धांत और ला नीना ये दोनों एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि अल नीनो जब प्रभावी हो गए तो ला नीना उसको मिटा देते, क्या कर देते? मिटा देते। जी को वर्चस्व ज्यादा हो जाए तो वो तो क्या हो जाए, खत्म ही हो जाए, ना हो जाए। तो अल नीनो हमेशा, क्योंकि देखो ऐसा है कि भारत की जो पृथ्वी को देखो जाए गोल गोल है जो अपनी पृथ्वी, ई पे सबसे ज़्यादा अपन को का दिखाई दे, सबको संतुलन 100 है, तो ठंड भी है गर्मी भी है, हर एक चीज़ कैसी है, समान है, ठीक है। तो आपको हमने कहा बताओ तो कि पेरू के तट पे अपनी कौन सी एक धारा का निर्माण होता है जिसको अपन एल नीनो धारा बोलते हैं। एल नीनो धारा बोलते हैं। यह एक कैसी धारा होती है? एक गर्म जल धारा होती है। वेरी गुड, ये आपको हमने बता दिया था। देखो क्या होता है अल नीनो सिद्धांत। यदि अल नीनो सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अल नीनो सिद्धांत के लाने आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपना क्या है, यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, इसी में समझ लीजिए, ऐसा करिए, यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। अल नीनो सिद्धांत के लाने हमने क्या बताया था? पेरू। यदि हम पेरू की बात करते हैं तो देखो ये है अपना ग्रीन कलर में पेरू, ठीक है। अच्छा, यह एक गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है। ऊपर से आने वाली हवा जो होती है वो कैसी आ जाएंगी? गर्म होगी, क्योंकि स्थल हमेशा सूरज क्या करता है? स्थल को गर्म करता है, और गर्मी के कारण क्या है? हवाएं निम्न दाब का निर्माण करेंगी, और जब निम्न दाब का निर्माण होगा जहाँ पर, तो वहाँ की हवाएं कहाँ चलेंगी? उच्च दाब की ओर भागेंगी। क्या हो जाएंगी? निम्न दाब होगा वहाँ पर, तो हवाएं वहाँ से भागेंगी। अब कहीं ना कहीं तो जाएंगी, जब जाएंगी तो वो नीचे की ओर आती हैं गर्म हवाएं, ठीक है। तो एल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है। उसी का विपरीत संकल्पना हमने क्या बताई थी आपको? जब यहाँ से हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, इस पेरू की तट से टकराती हैं, तो वो हो जाती हैं ला नीना। अब इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब आप थोड़ा सा समझिए, जो एल नीनो जो धारा है, 25 दिसंबर को
बना दे। जब एक डेट ही याद कर लो, 25 दिसंबर को उत्पन्न होती है। अच्छा, जब 25 दिसंबर को होती है तो इसे यीशु का शिशु बोलते हैं, यीशु का शिशु बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, बोला जाता है यीशु का शिशु, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, तो इसलिए इसे यीशु का शिशु भी बोला जाता है। किसको? एल नीनो धारा को। अब आप तनक आप समझ गए। अब हमने क्या करो, अब आपको समझने हैं। देखो क्या होता है, जब एल नीनो धारा, गर्म जल धारा अपने प्रशांत महासागर से होते हुए, कहाँ से? प्रशांत महासागर से होते हुए हिंद महासागर में आती है, तो यह क्या करती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है इसको नीचे दक्षिण पूरब की ओर कर देती है। देखो, यदि एल नीनो धारा, अब यहाँ पर आप समझेंगे आप लोग, एल नीनो धारा यहाँ पर अपना क्या हो जाता है, अपना क्या है, तो उत्तर अमेरिका, यहाँ पर है पेरू। अब यहाँ पर आप समझेंगे ये अपना क्या है, प्रशांत महासागर, और ये अपना क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बड़े रूप में है, आप समझने, मेरी कहने का मतलब समझना बस आप लोग। ठीक है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है। क्या होता है, जब यहाँ से गर्म जलधारा के रूप में यहाँ पर आती है कौन सी, अपनी ये धारा, कौन सी, एल नीनो। यदि वो एल नीनो यहाँ पर आ जाए, क्या हो जाए, यहाँ पर आ जाए, तो देखो जो निम्न क्षेत्र वायु, जो निम्न वायु दाब वायु जो धाराएं होती हैं, जब वो इतने तक आ जाती हैं एल नीनो धारा, तो वो क्या करेंगी, जो अपने दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं, इको जो का कह देत काटत है, इको का कह देत काटा देत, और जब काट देत ना, तो ये क्या कर देती है, यहाँ की इस साइड जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो इस साइड हवाएं जाने लगती हैं उनकी, यानी कितना जाने लगती हैं अपनी, तो दक्षिण पूरबताएं, कितना जाने लगती है, दक्षिण पूरबताएं, और जो जात कितना है, दक्षिण उत्तर पूरबताएं, कहाँ पर जाती हैं, उत्तर पूरबताएं। बात समझ गयो पहले। तो देखो क्या होता है, यदि एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में होते हुए हिंद महासागर तक आ जाएं, तो जी क्या करती हैं, जो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसको यह दो भागों में बांट देता है, और जब जो भाग दे यहाँ से जब गर्मी पैदा हो जाए, तो गर्मी के कारण जो धारा है दक्षिण पश्चिम मानसून अपने उत्तर पूरब गुजरात, वो कितना जाने लगा, दक्षिण पूरब की ओर जाने लगता है। लेकिन अब इतना ही तो आपको समझने हैं, इतने से जा भागी कौन सी, एल नीनो, वो इतने से आउट कौन सी, अपनी ला नीना, नीचे से ऊपर से आई कौन, एल नीनो स्थल खंड से, और नीचे से कौन सी आई, ठंडी, क्योंकि इतने है अपनो ध्रुव, और इतने है ऊपर अपनों का, इतने है अपनों का दक्षिण अमेरिका, इतने से टकरा के जो हवाएं हैं सो भी गर्म आए, और इतने से अपनों कौन सी हवाएं जो अपनी ठंडी। अब क्या होता है, जब एल नीनो का प्रभाव आ जा ज़्यादा, एल नीनो का प्रभाव ज़्यादा हो गए, तो जा का कर लेत एल नीनो, ला नीना एल नीनो को प्रशांत महासागर में पकड़ लेत और चपा लेत, जो समझ लो आप, ऐसा कर लो। क्या करती है, एल नीनो गर्म जलधारा, ला नीना क्या करती है, इसको प्रशांत महासागर से आगे बढ़ने ही नहीं देती है। ठीक है, और जब बढ़न ना दे तो आगे को आउट ला नीना, और जब ला नीना आदि आगे आ जाए तो नुकसान है। आपका जो कैसा नुकसान है सर जी, वो भी जरूरी है, तो वो हम बताएं दे रहे हैं। ला नीना क्या करती है, जा अपने दक्षिण पश्चिम मानसून में इतनी मदद कहे तपन को पानी बहसावे में, कि आपको पता हो जब हुका को पानी बह जास सो बाढ़ जनधन की हानि होने लगत। तो अब आप समझ में आई, दो ही तरफ से नुकसान है, एक तो एल नीनो से भी नुकसान है और दूसरा ला नीना से भी नुकसान है। लेकिन क्या होता है, यहाँ से दोनों क्या कहती हैं, एक दूसरे में लड़ती हैं। अब जब दो जने लड़े तो शक्ति तो दो जने की छीण हो जाए, की हो जाए, शक्ति तो दो जने की छीण हो जाए। इसे 1998 में, कब है, 1998 में एक बार कब हो तो कि जो ला नीना है इसको प्रभाव ज्यादा बढ़ गया, तो क्या हुआ, तो इसको प्रभाव बढ़ गया, तो जिसे भारत के कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी, क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। यहाँ तक कि चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पर क्या हो गई थी, बहुत भयानक बाढ़ आ गई थी, क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है अकेले अपने भारतीय में नहीं बायस आउट, जो अपने आसपास का क्षेत्र पूरा को पूरा, अब आप यहाँ से लगा लो अंदर जो है,
चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इतनी जगह पे पानी को बरसा दे। तो देखो ला नीना अगर एल नीनो प्रभावी हो जाए तो भारत में सूखा पड़ जाए। देखो याद रख लीजिए, जेईई तो पेपर एक क्वेश्चन है कि यदि एल नीनो प्रभावी हो जाए तो भारत में क्या कह दे जा दक्षिण पश्चिम मानसून को दक्षिण पूरब की ओर कह दे, सो वो पानी नहीं बरस पाऊ, और जब वो पानी ना बरस पाए तो हमारे सूखा पै जाए, क्या पै जाए, सूखा पै जाए। और यदि ला नीना प्रभावी हो जाए तो भैया इतना बरसा दे कि क्या बताएं, अब अपन कहने लगत के हे भगवान इतना होगा को पानी, तो देखो चलने तो नहीं हो लेके आए। तो जो भी है सृष्टि तो है, सृष्टि है, नेचर है, हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ समझ में आ रही है अपन को। तो देखो नेचर, प्रकृति, जलवाष्प, ये सारी चीज़ें एक नियमित रूप से बनाई गई हैं, इनसे छेड़छाड़ ना किया जाए तो ही अच्छा है। तो आपको बात समझ में आ गई हुई है कि जो ला नीना है जा अपने भारत में बाढ़ की स्थितियां पैदा करवा देत, और एल नीनो है जा सूखा की स्थितियां पैदा करवा देत। वो तो जो है कि जे दो जने प्रशांत महासागर में जो अपना निम्न वायुदाब है इतना जाके क्या कर लेते, क्योंकि जब प्रशांत महासागर में निम्न दाब होता है तो आपको पता है वो हिंद महासागर में उच्च दाब होता है, बिल्कुल क्लियर है। वो हवाएं चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो ई साइड से भक्ति फिर ऐसी तो इतना गई प्रशांति महासागर तो मिलत, यानी म्यांमार को पार करते हुए ना अपने का मिल जाता ही चाइना को पार करते प्रशांत महासागर को, तो भक्ति भी है रेखाएं मेरे जलधाराएं। तो आगे जाके ये दो जने प्रशांत महासागर में मिलके उतई की उतई लड़के मिट के मर जाती, और हल्की फुल्की जो बनी अगर जोन को प्रभाव ज़्यादा आ गो अगर कम आओ तो उसी मदद उसी सूखा पाया जाता। यदि एल नीनो को कम प्रभाव पड़ो तो सूखा पाया जाने, और यदि ला नीना को कम पड़ो तो ठीक ठाक वर्षा होने। यदि एल नीनो ज़्यादा प्रभावी हो गई तो भैया सूखा ज़्यादा पड़ जाए, और यदि ला नीना ज़्यादा प्रभावी हो गई तो बाढ़ की स्थिति बन जाए। तो आज अपन ने का सीख लो, पूरा रिजल्ट हम सुना दें आपको। आपने सिर्फ कुछ नहीं सीखा है, आपने दक्षिण पश्चिम मानसून की द्वारा भारत में होने वाली वर्षा को देखा है, जिसमें 4 सिद्धांत बताए गए। एक तापीय संकल्पना, दूसरी अपनी विषुवत रेखा पछुआ पवन सिद्धांत, तीसरा अपना जेट स्ट्रीम धारा, और चौथा अपन ने क्या कर दिया है एल नीनो। तो एल नीनो दक्षिण पश्चिम मानसून में मदद कर देत और अपने पानी बरसा देत। तो आज आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई हुई है। तो जो है तो अपना पूरा मौसम अपने भारत को मौसम अब आपको पूरी बात समझ में आ गई हो कि कितने का होता है। इसी तरह पूरे विश्व का है, ये अकेला अपने भारत का ही नहीं है, पूरी कंडीशन यही है क्योंकि विषुवत रेखा चारों तरफन है, पूरे वर्ल्ड में है, कर्क रेखा चारों तरफन है, पूरे वर्ल्ड में है। यदि कर्क रेखा ऊपर की ओर सूरज जाता है तो पूरी कर्क रेखा के ऊपर गर्मी पड़ेगी, तो नीचे अपना उच्च दाब होगा। यदि सूरज नीचे जाएगा मकर रेखा पर तो कर्क रेखा पर उच्च वायुदाब बनेगा। और आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन माइंड में डाल लीजिए कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो अपना चक्रवात बनता है। अभी और कुछ बहुत सीखना है, तो चक्रवात बनता है। यदि चक्रवात बनेगा तो चक्रवात ही तो क्या करता है, पानी को ले जाने में मदद करता है। तो चक्रवात कब बनता है, जब हवाएं उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। और प्रति चक्रवात कब बनता है, जब हवाएं निम्न से उच्च की ओर चलती हैं। तो ये भी आप लोग याद करके चल लेंगे। आज आपको पूरी बात समझ में आ गई हुज्जे कि हमने दक्षिण पश्चिम मानसून को 4 तरह से समझा था, आपको पूरी बात समझ में आ गई हुज्जे। इसको अच्छी तरह से लिखना, समझना, सीखना और पेशेंस के साथ सीखना, बस रटना कोई नहीं। आपको पूरी बात समझ में आ गई हुई है, तो आप लोग बस एक काम करें, हमने अपना काम कर दा, आप अपना काम कर दियो, लाइक करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो, अपने दोस्तों को बताओ चलें। और जो नए व्यूअर हैं वे पहले की वीडियो जरूर देखकर चलें, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आए। अगला वीडियो अपना जो बने दक्षिण पश्चिम मानसून, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से बस एंड करें। उसके बाद अपन ऋतुएं हैं, उसके बाद अपन ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।